चलिए भाई देखिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आई होप आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स थोड़ी बहुत तो पढ़ ही लिए। ठीक, तो हम बेसिक पार्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें 11th क्लास की, इसमें कैथोड रेज एनोड रेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, कैथोड रेज की डिस्कवरी, एनोड रेज की डिस्कवरी, उसके अलावा कैथोड रेज और एनोड रेज की प्रॉपर्टीज। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं, कैथोड रेज क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज रेज होती हैं, ठीक है, जो कि कैथोड से किसकी तरफ मूव करती है? एनोड से किसी तरफ मूव करती है? कैथोड की तरफ, ठीक है ना। तो नहीं, उल्टा बोल गया, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है, इसे तो कैथोड रेज बोलते हैं। ठीक है, तो कैथोड से जनरेट होती हैं और कहाँ मूव करती हैं? एनोड की तरफ। ठीक है, एक्चुअली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप किसी भी गैस का आयनाइजेशन करवाओ, उससे इलेक्ट्रॉन से निकलते हैं। तो कैथोड रेज का नेचर जो गैस फील्ड है उसके नेचर पर और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऐसे होती है एनोड रेज। एनोड रेज क्या होती हैं? जो ऐसा लगता है कि एनोड से निकल रही हैं, बट वो एक्चुअली एनोड से नहीं निकलती। तो अगर मैं आपको सेटअप के फॉर्म में बताऊं तो देखो, ये एक छोटा सेटअप होता है, ग्लास ट्यूब होती है, यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर एनोड है। ठीक है, ये बैटरी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, यहाँ से पास होते हैं। तो यहाँ जो गैस है वो आयनाइज होती है, मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस का जब आयनाइजेशन होगा तो H++ क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसकी तरफ, H+ जाएगा इसकी तरफ। तो एनोड रेज ऐसा लगता है कि एनोड से चल के आ रही है, बट वो एक्चुअली एनोड से जनरेट नहीं होती हैं। वो सिर्फ जो गैस के आयंस आयनाइज हुए हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि एनोड की तरफ से कोई रेज आ रही है। तो ये बेसिक छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं। यहाँ आप हाइड्रोजन की जगह अगर हीलियम भर दोगे तो हीलियम के आयनेशन से आपको मिलेगा He++ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज में तो अब भी इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन एनोड रेज में अब कौन आ चुके हैं? He+ आयंस आ चुके होंगे। तो एनोड रेज का नेचर फिल्ड गैस के नेचर पे डिपेंड करता है और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कैथोड रेज का नेचर फिल्ड गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कैथोड रेज कैथोड से जनरेट होती हैं, बट एनोड रेज कैथोड से जनरेट नहीं होती है। कैथोड रेज एनोड रेज दोनों ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, और इनकी स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 के आसपास होती है, मतलब स्पीड की लाइट के बराबर नहीं होती है, उसकी 1/10 के आसपास होती है कैथोड रेज की, और 30 to 40% के आसपास होती है एनोड रेज की। तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी, छोटी छोटी बातें, एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। ठीक है, फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, जरूरत नहीं है अपने को। अब वो 11th क्लास में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि आप फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो, लेकिन अब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो तो आप जानते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बोर्स मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? हाँ हाँ, फिजिक्स में जो पढ़ा था वही है, वो तो कोई डिफरेंस थोड़ी है। देखिए नेक्स्ट, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल ही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या कहता है बोर्स एटॉमिक मॉडल? इसके अपने कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स की बेसिस के ऊपर आप काम करते हो। तो अब बात करते हैं इसके पोस्टुलेट्स की। सबसे पहला पोस्टुलेट था दैट अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन्स या एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, protons and neutrons, and total number of electrons are equal to protons. That is why atom is neutral. तो ये आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का नंबर एक न्यूट्रॉन एटम के लिए बराबर होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ कांस्टेंट रेडियस अराउंड द न्यूक्लियस। सर्कुलर ऑर्बिट लिखो, सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स।
तो बोर ने सेकंड चीज बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे आप चाहो तो वेरी हाई स्पीड भी ऐड कर देना। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ कांस्टेंट रेडियस अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड्स, या यहाँ लिख दो एट वेरी हाई स्पीड। तो ये जो सर्कुलर पाथ्स थे, इन सर्कुलर पाथ्स को बोर ने क्या बोला? ऑर्बिट्स, या फिर आप इन्हें क्या बोलते हो? शेल्स भी बोलते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अबाउट बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं या फिर शेल्स होते हैं। ठीक है, आप देखें बोर में और रदरफोर्ड में क्या डिफरेंस था। रदरफोर्ड ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया था? फेल हो गया था। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो बाद में आया था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो देखो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में घूम रहा है, यानी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है। तो एक पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा पार्टिकल आता है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स प्रिंसिपल वो उसमें क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। तो ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने इस पाथ में एनर्जी लूज करता है। अगर ये लूज कर रहा है तो दोबारा इस पाथ पे घूम, तो अपनी एनर्जी डिक्रीज हो गई तो अपने पाथ की रेडियस कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा। इस तरह से घूमता जाएगा और हर बार अपने पाथ की रेडियस डिक्रीज करता जाएगा और एक दिन ही किसके अंदर कूद जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कूद गया तो एटम का एग्जिस्टेंस क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, एटम स्टेबल नहीं है। इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसका सोल्यूशन बोर ने निकाला। उसने पहले ही अपने पोस्टुलेट में लिख दिया कि जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस क्या है? कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन इसी पाथ में घूमेगा, इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे ऊपर नहीं जा सकता। इस चीज को उसने प्रूव भी कर दिया था बाद में। पोस्टुलेट्स उन्हीं को बोलते हैं, इनको आप पहले अज्यूम करते हो फिर उनको आप प्रूव करते हो। ठीक है, फिर इसका थर्ड पोस्टुलेट उसने बोला कि सिंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ घूम रहा है तो इसको घूमने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड for circular motion of electron is provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and electron। तो ये आप देखें, ये आपके पास कोई एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए था, हम क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। आप सभी जानते होंगे उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। यहाँ पर me लिख रहा हूं, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r क्या है? इस पाथ की रेडियस। ठीक है, न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उसके एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन्स होते हैं। तो बताओ इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने होंगे? Z। और हर प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो बताओ न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो गया? Z × E। तो किसी भी अननोन एटम की न्यूक्लियस पे चार्ज हमेशा कितना होगा? Ze। अब आप बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? KQ1Q2 अपॉन, सो दिस विल बी इक्वल टू K, Q1 की वैल्यू Ze, Q2 की वैल्यू E, सो Ze² अपॉन R²। ये एक पोस्टुलेट बोर्स का जो अपने काम में आएगा। चलिए अगला नेक्स्ट पोस्टुलेट जो बोहर ने कहा, उसने कहा कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ऐसे इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ हैं, लेकिन उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस पाथ में घूम सकता है जहां पे उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब वो 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π। तो उसने बोला कि NH mvr के लिए किसके लिए चाहिए? NH/2π। ये इसका सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। आप स्टेटमेंट भी लिख लें कि आउट ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल सर्कुलर पाथ्स, इनफाइनाइट पॉसिबल सर्कुलर पाथ्स, इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी प्रेजेंट in those orbits in which its angular momentum is n
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। उसने बोला कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है mvr वो क्या होना चाहिए, nh/2π के इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहां से हम एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं भाई। अगर हम जैसे ना आपको ये बताया कि सर्कुलर पाथ्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, तो न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड जो पहला पाथ होगा उसको हम बोलते हैं फर्स्ट शेल या फिर फर्स्ट ऑर्बिट। जो सेकंड पाथ होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड शेल या फिर सेकंड ऑर्बिट। ये हो जाएगा थर्ड शेल या फिर थर्ड ऑर्बिट, या फिर हम इसे बोलते हैं के शेल। याद है बचपन वाले, ये कौन सा शेल होगा, एल शेल। ये कौन सा शेल होगा, एम शेल। तो जो एन है वो नंबर ऑफ शेल बताता है। तो देखो जैसे एन की वैल्यू 1 है, फर्स्ट शेल में अगर मैं बात करूं फर्स्ट शेल, तो बताओ फर्स्ट शेल में MVR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/2π। बताओ सेकंड शेल के लिए MVR की, हाँ, या फिर 2 × h/2π लिख लूं। बताओ थर्ड शेल में वैल्यू क्या होगी MVR की, दैट विल बी इक्वल टू 3 × h/2। क्या ये h/2π की मल्टीपल की फॉर्म में चल रहा है? तो अगर मैं h/2π को एक पैकेट मान लूं, एक पैकेट, फर्स्ट शेल में एंगुलर मोमेंटम का एक पैकेट है या एक यूनिट है, बताओ सेकंड शेल में कितनी यूनिट है, 2, थर्ड शेल में कितनी है, 3, फोर्थ शेल में कितनी है, 4। तो वो पढ़ा आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, पैकेट्स की फॉर्म। और जो सबसे छोटा पैकेट होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, hc/λ। कितनी होती है? अगर 10 पैकेट गए तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10hc/λ। सेम वही है, ये एक छोटा पैकेट है, तो देखो ये उसका दो पैकेट हो गए, ये हो गए 3। बताओ 10th शेल में कितने पैकेट्स होंगे, 10th। तो अकॉर्डिंग टू, या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेता है, हम ये बोल सकते हैं, हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, the angular momentum of an electron is quantized। और इसका जो एक क्वांटा है, बताओ वो किसके इक्वल होगा, h/2π। बोलो, बोल सकते हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया। उसके बाद बोर ने कुछ और चीजें बताई कि when an electron is present in a shell, it neither loses or gains energy, and therefore these orbits are called stationary orbits or stationary states। That is, the total energy of electron is constant। भाई ना तो एनर्जी लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, सॉरी। तो देखो अगर आपके पास दो शेल्स हैं, ये N1 लोअर एनर्जी शेल, ये है N2 हायर एनर्जी शेल। तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी शेल में है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। अब अगर वो हायर शेल में जाएगा नीचे से ऊपर, तो यहां से यहां जाने के लिए उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ई एब्जॉर्ब का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, hc/λ एब्जॉर्ब। फिर ये जब नीचे आएगा, हो सकता है इसी पे आ जाए, किसी और शेल पे चला जाए, तब नीचे जाएगा तो बताओ एनर्जी क्या करेगा, वो एमिट करेगा। और वो एमिट एनर्जी किसके बराबर होगी, hc/λ एमिटेड के। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है वो इन दोनों एनर्जी शेल के गैप के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, गैप के। अगर आपको इन दोनों के बीच का गैप पता है तो आप एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ या फिर एमिटेड वेवलेंथ दोनों की वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर घूम रहा है, ना तो एनर्जी लूज करता है ना ही वो एनर्जी गेन करता है। लेकिन जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो लोअर से हायर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर आया तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। और एक बार आपको इन दोनों के बीच का गैप पता है तो आप एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड दोनों वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हम आगे चल के देखेंगे क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट ये बोर्ड्स के कुछ पोस्टुलेट हैं जो आपके काम में आते हैं।
कॉपी करो इन्हें, फिर बोर के रिलेटिव फॉर्मूले डिराइव करना शुरू करते हैं। आज जाके मैं शॉपकीपर को बहुत भारी हूँ, उसने बोला था सिर्फ धूप में काला रहेगा, अभी क्या पता है। धूप में से आए हो ना अभी, तो बहुत टाइम धूप का मतलब रोशनी होगी तो काला। वो आप लोगों की बात है बाहर तो धूप भी नहीं है। बस तो कट गया तुम्हारा। सर आपको सिर्फ मौका चाहिए होता है, दुकान में देख के बोला तू बेटा ही है, अपना टाइम आएगा। तुम्हें उसने विशुद्ध समझदार साबित कर दिया है। अलार्म है। देखें बोर के दो पोस्टुलेट बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काम में लेते हैं बहुत बार, क्योंकि ना ये जनरली लोग याद नहीं रखते हैं, बाकी सारे फॉर्मूले रट लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। हाँ वैल्यूज है वो याद हो जाएंगी, बट मेन दो ये है, आपको कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना हो आप इन दोनों इक्वेशन से डिराइव करोगे। जैसे मुझे रेडियस डिराइव करनी है तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा एक इक्वेशन से और दूसरे में प्लेस कर दूंगा। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालो, क्या बनेगी NH/2πmr, और उस वैल्यू को यहाँ रख दो। तो देखो m इंटू यहाँ से v आ गया NH/2πmr, तो देखो बन गया NH/2πmr होल स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू kze स्क्वायर अपॉन r। देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर m से m का स्क्वायर गया। इस r को इधर ले आओ, तो ओवरऑल आप अरेंज करोगे तो r के लिए आपको मिलेगी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m kze स्क्वायर। आपको ये फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा, इसको याद मत रखो, ऐसा फॉर्म कभी चाहिए हो आपको तो यहाँ से v के लिए उठा के यहाँ पे रख दो, आपको अपने हो जाएगा। ऑल्दो मैं याद करा दूंगा चैप्टर खत्म होते होते तो, बट स्टिल ये एक फॉर्म आया। अब आप देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन है, तो एक तो है n, नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4 5 6 जो होगा उसके हिसाब से बदलेगा। एक है z, एटम चेंज हो गया तो भी क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। बाकी सब कांस्टेंट है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल्स पर सेकेंड, जूल सेकेंड। हाँ K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 10 टू पावर 9, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इन 10 टू पावर माइनस 31 kg E। सारी वैल्यूज आप रखोगे तो रेडियस का बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला आता है कि रेडियस ऑफ nth शेल या फिर nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। हाँ एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 nm 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। 1 पिकोमीटर, और ऐसे होता है एक 1 फेम्टोमीटर, ठीक है। तो ये रेडियस का फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूले साफ साफ दिख रहा है, किसी भी शेल की जो रेडियस है वो n स्क्वायर बाय z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप दो अलग अलग एटम्स की रेडियस कंपेयर करो तो बताओ किसकी इक्वल हो जाएगी, n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इंटू z1 अपॉन z2। तो ये इनका रिलेशन है। आपको मेनली वाले क्वेश्चंस ये मिलते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि अच्छा कुछ भी हम कैलकुलेट करें उससे पहले एक टर्म होता है, से हम बोलते हैं बोहर ऑर्बिट और बोहर रेडियस। क्या बोलते हैं, एक तो होता है बोहर ऑर्बिट और एक होता है बोहर रेडियस। तो देखो बोहर रेडियस क्या होती है, पहले तो इस टर्म को समझ लें आप। बोहर रेडियस को हम लोग a0 से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, यानी जो आपका a0 है उसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो जो 0.529 एंगस्ट्रॉम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, a0 बोलते हैं। तो आप किसी भी मतलब ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपसे बोलूं, अच्छा ये तो आप सभी जानते हो, लिखा नहीं है, लिख लेना आप लोग। फोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है, जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक हाइड्रोजन, लाइक He+, लाइक Li2+, लाइक Be3+। समझ पा रहे हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि Li2+ का थर्ड शेल की रेडियस है r,
बताओ B2 प्लस के सेकेंड शेल की रेडियस कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ R, अभी बता देते हैं। Li2 प्लस का Z कितना है 3, N शेल कितना है 3, B3 प्लस का Z कितना है 4 और इसका शेल कौन सा हो गया 2, तो लगा दो R2 अपॉन R1 विल बी इक्वल टू N2 2 स्क्वायर अपॉन N1 3 स्क्वायर इंटू Z1 3 अपॉन Z2 4। देखो 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, तो बताओ R2 के लिए हो जाएगी R1/3। बोलो कर सकते हैं। तो सिंपल कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, आपको एक शेल की रेडियस दे देगा और घुमा फिरा कर दूसरे शेल की रेडियस आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए। और अगर आप ध्यान से देखें, हम यहां पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ्स कभी मेंस में नहीं पूछे गए, ना ही एडवांस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ पूछ सकता है क्योंकि आसान है और जनरली लोग यूज नहीं करते इनको। कुछ नए की खोज में पूछे जा सकते हैं। तो देखें देखो फर्स्ट इज n, तो यहां वेरिएबल n है। जब हम n के साथ देख रहे हैं तो z को कांस्टेंट लेकर चलेंगे, z का वेरिएशन देख रहे हैं तो ऑब्वियसली n को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। तो आप बताओ ग्राफ कैसा, y इक्वल टू x², पैराबोला है ना, वेरिएबल n है तो n की जगह लिखोगे x, तो y इक्वल टू kx²। बताओ यहां ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन और इसकी स्लोप 0.529 अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ये जरूर ध्यान रखना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि आप मैथ्स वाले हो, ऐसी लाइन बना के दे देगा, ये थीटा दे देगा आपको, मान लो 10 थीटा के लिए दे देगा 0.3 और बोलेगा एटॉमिक नंबर बताओ, है ना। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। Rn वर्सेस 1/z, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसकी स्लोप 0.529 इंटू एन स्क्वायर के इक्वल। सिमिलरली Rn और z में ग्राफ बनाओगे तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। चलिए, तीसरी चीज आपको ऐसे साफ साफ दिख रही है, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एज n इंक्रीजेस, n मतलब नंबर ऑफ शेल, रेडियस और साइज ऑफ शेल वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ पा को? इसलिए आप बोलते हो कि फर्स्ट शेल न्यूक्लियस सबसे ज्यादा पास में होता है, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल, फिर फोर्थ शेल, इस तरह मूव। तो जैसे शेल का साइज बढ़ता है वैसे ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 3p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल से साइज में क्या होता है, बड़ा। 4p 3p 2p दोनों से ही क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, चलिए सेकंड जो आपके पास है टर्म, दैट इज वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात सेम है। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको रेडियस वाले टर्म को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो आपके पास इक्वेशन था mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। एक बार उधर देख के बोलने अभी तो चाहें। रेडियस का हमने क्या लिखा था, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू nh अपॉन 2π। तो देखो nh से nh का स्क्वायर गया, पाई से पाई का स्क्वायर गया, 2 से 2 गया। यहां से वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2π m k z e स्क्वायर अपॉन m से m भी गया तो 2π k z e स्क्वायर अपॉन nh। सही है। फिर से देखो z और n को छोड़ दो तो बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाय n मीटर्स पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। और वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रोपोर्शनलिटी। आप देख पा रहे हैं यहां पर वेलोसिटी किसकी प्रोपोर्शनल है, z बाय n। तो अगर आप v1 बाय v2 देखो तो उसकी वैल्यू किसकी को आ जाएगी, z1 बाय z2 इंटू n2 बाय n। आई होप आप ये फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, वहां पर भी आप काम में लेते हैं। फिर से देखें आप ग्राफ, अच्छा एक आपको दिख रहा है वेलोसिटी z बाय n के प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स एज n इंक्रीजेस
सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, यानी फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे तेज घूम रहा होगा, सेकंड शेल में उससे धीरे, थर्ड शेल में उससे भी धीरे। तो जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। चलिए तीसरा ग्राफ, तो आप जो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, एक तो v और z के बीच में कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसकी स्लोप आप निकाल सकते हो। एक आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो बिटवीन v एंड n, ये एक हाइपरबोला बनेगा। एक आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो बिटवीन v एंड 1/n, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। सही है। वैसे ये स्ट्रेट लाइन डैश्ड आएगी क्योंकि 1/n है, n के लिए 0 नहीं हो सकती है, तो आप ओरिजिन पे नहीं आ सकते हो कभी, तो बस वो पीछे आप एक्सटेंड करते हो। चीज़ वहाँ पर भी आप ध्यान रख लेना, ये 1/z वाला जो ग्राफ है ये डैश्ड लाइन आएगी। हो गया। चलिए कॉपी करें, फिर बढ़ते हैं आगे, तीसरे टर्म पे मूव करते हैं। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज सिंपली द टाइम टेकन फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में इलेक्ट्रॉन जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड। तो फिजिक्स है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये एक न्यूक्लियस का एक चक्कर जब लगाएगा इलेक्ट्रॉन तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। और टाइम आपको निकालना है तो बताओ टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो बताओ डिस्टेंस कितनी कवर की, 2πr, और स्पीड कितनी है, ठीक। तो मेन चीज क्या होती है, प्रोपोर्शनलिटी होती है। अब आप देख सकते हो कि बताओ 2π रेडियस किसकी इक्वल होती है, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू n² z मीटर्स, डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है, 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू z/n मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे टाइम पीरियड आपका जाएगा अराउंड 1.5 इंटू 10⁻16 इंटू, ये बन जाएगा n³/z² सेकेंड्स। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि टाइम पीरियड किसकी प्रोपोर्शनल है, n³/z² के। ये याद नहीं रहता है, रखना भी नहीं है आपको। रेडियस वेलोसिटी याद रहेंगे, रेडियस n²/z के प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी z/n के प्रोपोर्शनल होता है। बाकी फिजिक्स है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2πr अपॉन v, r किसकी प्रोपोर्शनल है, n²/z, v किसकी प्रोपोर्शनल है, z/n। दोनों का रेशियो ले लो, आपको अपने आप इसकी प्रोपोर्शनलिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि t2 अपॉन t1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n2³ अपॉन n1³ इंटू z1² अपॉन z2²। कभी कभी आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता है, तो ये तो गांव का बच्चा जानता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी प्रोपोर्शनल होगी, z²/n³। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू बोर्स मॉडल। इसमें आपको सिर्फ रेडियस और वेलोसिटी याद रखना है, बाकी सारे आप क्या कर सकते हो, इससे डिराइव कर सकते हो। क्वेश्चंस आपको बड़े ही आसान यहाँ पर मिलेंगे, इनमें कुछ खतरनाक आपको नहीं करना होता है। सिंपल कंपैरिजन वाले क्वेश्चन मिलते हैं, आपको पहले भी करा चुका हूं। आप चाहो तो एक तरह का क्वेश्चन और देख लो इसके अंदर। लेकिन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ velocities of electrons in two orbits of hydrogen atom where the ratio of their time period is 27:1.
1:3 आ गया। चलिए सिंपल है, देखें ये कह रहा है हाइड्रोजन आइटम है तो Z तो 1 हो गया। अब टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, T2/T1 इज प्रोपोर्शनल टू N2/N1 का क्यूब। तो दिस वैल्यू इज 27, N2/N1 की वैल्यू आ गई 3:1। लेकिन आपको रेशियो निकालना है वेलोसिटीज का। बताओ वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/N। Z तो 1 है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो V2/V1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, N1/N2 के। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। कर सकते हैं ना। तो इस तरह के आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इनके अंदर, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले यहाँ पर ठीक से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ध्यान दें, घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसकी टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी को हम En से डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों का सम होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आओ सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, Ze। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, KQ1 इंटू Q2। तो आप अच्छे से जानते हो कि जब अपोजिट चार्ज है तो हम मतलब पोटेंशियल एनर्जी में हम विद साइन फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं ना, अपॉन क्या बनेगा, R। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, -KZE²/R। कोई डाउट, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। और आप देखो बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, हाफ mv²/r की वैल्यू थी, mv²/r किसकी इक्वल था, KZE²/r²। r से r का स्क्वायर गया, तो बताओ mv² की वैल्यू किसकी, KZE²/r। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, आ गई। इन दोनों को ऐड कर दो, बताओ आपको क्या मिल जाएगी, इसकी टोटल एनर्जी। तो अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें, En that will be equal to -KZE²/r plus half KZE²/r। ओवरऑल कितनी बन गई, -12 KZE²/r। तो इस तरह से आप तीनों एनर्जीज को रिलेट कर सकते हो। बताओ हम टोटल एनर्जी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी, देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दोनों में क्या रिलेशन है, हाँ पता नहीं क्यों नहीं लोग, मुझे समझ में नहीं आता, हमेशा गलती करती है। एक ही क्लास थी, एक ही क्लास है, मुझे याद है, लास्ट ईयर थी एक क्लास, उसने ही सही बताया था पहली बार में, वरना अब क्या है, अब फिर से क्या बताओ, फिर से तो अब आप देखो, फिर से तो आप अगले साल आना और बताना, इस साल तो नहीं, इस साल तो मौका खो चुके हैं अब। सर इस साल मैंने तो पहले ही बोल दिया था, अगले साल आके बताऊंगा। मैंने ऐसे बोला कि आप गलत हो। तो एक तो ये रिलेशन आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल देखो, टोटल एनर्जी पता है तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, टोटल एनर्जी पता है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी पता है, ठीक है। तो आओ टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने चलते हैं। बट टोटल की नहीं, टोटल एनर्जी। अभी क्या की, कुछ नहीं की, जो की सब तुम्हारे सामने है। तो देखो आपने अभी रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया था, जो कि क्या होता है, बोलना जरा, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो यहाँ रखोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो 2 कैंसिल हो गया, -2 π² m K² Z² E4 अपॉन क्या बन जाएगा, n² h²। तो देखो n² और z² दोगे वेरिएबल, बाकी सबके सब क्या है, कांस्टेंट। क्या होता है ना, कभी कभी ये वाली फॉर्म भी पूछ लेता है, वो पूछ सकता है, इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। याद नहीं तो डिराइव करना मैंने सिखा दिया है, वहां से डिराइव करके वैल्यू रखें, ये पूछ चुका है एक बार जेईई एडवांस में,
तो मेंस में पूछ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सारे कांस्टेंट के लिए रखोगे तो आपको बड़ा ही सुंदर सा फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, दैट इज En। हाँ ये बोलना, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार आपको टोटल एनर्जी पता लग गई, दैट मीन्स आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी भी पता है, कितनी, +13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी की डबल, -27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो समझ में आता है? चलिए आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू देखकर कि एज n इंक्रीजेस, बताओ, वेरी गुड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि साइन कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस साइन की वजह से वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। मैग्नीट्यूड तो कम होता है लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, दिस माइनस साइन, नेगेटिव साइन indicates the attraction force between electron and nucleus। तो एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। ठीक, इसके अलावा देख काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन n। जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। चलिए कॉपी करें, फिर इनको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, एक बार आपने एनर्जी का फॉर्मूला सीख लिया तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं। बहुत ध्यान से देखें, ये बहुत काम की चीज है, आपको याद रखनी होगी ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो पाए। हाइड्रोजन, हम सबसे बात कर रहे हैं n = 1 की। फर्स्ट शेल यानी के शेल, तो आप फॉर्मूला लगाओ, हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है, n की वैल्यू 1 हो गई तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड शेल दैट इज n = 2, निकालो, आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n के लिए 2 रख दो। फिर n = 3, एनर्जी कितनी होगी, -1.51। फिर n = 4, एनर्जी कितनी आ जाएगी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n = 5, एनर्जी इज -0.544 या 54 ले लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस तरह से कहानी चलती रहेगी अप टू इनफाइनाइट। बताओ इनफाइनाइट पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर आपसे कोई पूछता है एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू 0, ठीक, मिनिमम वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 0 लेवल से ही इतना एनर्जी नीचे है, दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा पावर, बेसिकली स्टेबिलिटी की जगह हम इसको बोले अट्रैक्शन। फर्स्ट सेल में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसलिए एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा नेगेटिव। वो पॉइंट मैं आपको वहां लिखा चुका हूं। चलिए इसके बाद आपको इनके बीच के गैप भी याद रखने हैं। बताओ फर्स्ट से सेकंड के बीच का गैप ये होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट से थर्ड के बीच का गैप 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट से फोर्थ का गैप 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक आपको याद रखना है सेकंड से थर्ड के बीच का गैप विच इज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना डेटा आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए। अब देखो अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है,
तो ये याद रखने का बड़ा फायदा है, हाइड्रोजन लाइक और हाइड्रोजन एटम में सिर्फ Z का फर्क होता है। तो अगर इसके फर्स्ट लेंगे जी -13.6 थी तो इसकी कितनी बन जाएगी -13.6 Z²। अगर ये -3.4 था तो ये कितना बन जाएगा -3.4 Z²। ये बन जाएगा -1.51 Z²। ये बन जाएगा -0.85 Z²। ये बन जाएगा -0.54 इंटू Z²। गैप्स, अगर आपको गैप्स याद है तो आपको ये भी पता है, इसकी हो जाएगी 10.2 Z²। इस वाले की एनर्जी कितनी हो जाएगी 12.09 इंटू Z²। 12.7 ये बन जाएगा 12.75 Z²। और ये वाला गैप कितना बन जाएगा 1.89 Z²। एक बार आपको एनर्जी गैप्स पता है तो आप इन शेल्स में होने वाले ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं ट्रांजिशंस, इन ट्रांजिशंस के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान दें, मैं एक और चीज आपको बता दूं, क्योंकि फर्स्ट शेल में एनर्जी सबसे कम है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? इसके बाद यहां ऊपर जाएगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह ये क्या हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। आपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है एक्साइट कर दिया है, तो एक्साइट होकर वो ऊपर चला जाएगा, वापस नीचे आएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड डी एक्साइटेशन। समझ पा रहे हैं? तो एक्साइटेशन में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, डी एक्साइटेशन में कितनी रिलीज हुई होगी, ये सब आप यहाँ पे इन गैप्स के थ्रू बता सकते हो। मान लो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 से 4 गया, तो 1 से 4 जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो समझ में आ रहा है? कई बार आपको एनर्जी दे देगा 12.8, मान लो 12.9 दे दी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ इसके बीच में आके बैठ जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहीं नहीं जाएगा। हाँ नहीं यहाँ आएगा, सॉरी हाँ कहीं नहीं जाएगा, सही बोल रहे हो, वो ऊपर जाएगा, शेल तो है नहीं, वहां वापस से नीचे ग्राउंड स्टेट में बैठ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता है। एग्जैक्ट 12.75 मिली तो यहाँ जाएगा, 12.8 मिली तो ऐसा नहीं है कि ऊपर चला जाएगा यहाँ आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वापस से कहाँ आ जाएगा, वो अपना नीचे आ जाएगा ग्राउंड स्टेट। उस एनर्जी को वापस से क्या कर देगा रिलीज, और वापस से कहाँ पहुंच जाएगा ग्राउंड स्टेट के अंदर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ मतलब वही है, निकलेगा नहीं का मतलब क्या है कि वो अगर गया भी तो वहाँ कोई स्टेट तो है नहीं, रुक सकता नहीं है, तो सारी एनर्जी लीजिए वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। वो निकलेगा तो जरूर हाँ वापस आ जाएगा, कैसे पता नहीं है, वही तो, ये तो वही बात है, निकलेगा पर वहाँ लेवल नहीं है, वापस आ जाएगा नीचे ग्राउंड स्टेट पे आके एनर्जी रिलीज कर देगा। ऑब्वियसली एनर्जी आप दे रहे हो तो एक्साइट तो होगा ही एक बार तो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखें क्वेश्चंस बड़े आसान से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। अच्छा ये आप ही देख ही रहे हो ग्राउंड स्टेट फर्स्ट स्टेट, यानी अगर आपके पास nth स्टेट है तो उसको हम लोग क्या बोला करेंगे n-1 एक्साइटेड स्टेट। जैसे n की वैल्यू 2 थी सेकंड स्टेट, तो वो कौन सी थी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n की वैल्यू 3 है तो वो कौन सी स्टेट हो गई सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो अभी ध्यान रखना जो एक्साइटेड स्टेट बोली है उससे एक ऊपर आपका n होता है। चलिए क्वेश्चन इज कैलकुलेट the wavelength of photon emitted when electron returns from second excitation to ground state in Li2 plus ion। तो आई होप आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा E इक्वल टू क्या होता है hc अपॉन लेमडा, और जो hc है hc की हम एक अप्रोक्सीमेटली लेकर चलते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm या फिर 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। ये पढ़ा है क्या? है ना। तो हम इस हिसाब से क्या करते हैं वैल्यूज लेते हैं। अगर आपको वेवलेंथ nm में बतानी है तो आप ये वाली यूज करोगे, एंगस्ट्रॉम में बतानी तो ये वाली यूज करोगे। एनर्जी किस में चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये सारी एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड स्टेट से, और कहां पर आ रहा है ग्राउंड स्टेट में Li2 प्लस n। तो थर्ड से ग्राउंड स्टेट का गैप कितना होता है 12.09। तो बताओ डेल्टा E के लिए हो गई 12.0
9 into Z square in lithium 3 square. This will be equal to 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm अपॉन लैम्डा. यहाँ से लैम्डा निकाल लो, आपको नैनोमीटर के अंदर वैल्यू मिल जाएगी. कर सकते हैं. तो गंदे अच्छी कैसी भी आ सकती है, गारंटी दे सकते, बट हाँ ये आपका फंडा है. अगर आपको दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन पता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेवलेंथ के लिए डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो. अभी इस काम को हम आगे भी करेंगे, स्पेक्ट्रम जब करेंगे वहां हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला सीखेंगे, उससे रिलेटिवली ज्यादा आसान हो जाएगा. बट स्टिल आपको ये पार्ट भी पता होना चाहिए. नीचे से ऊपर गए तो गैप निकाल लो, इक्वल टू hc बाय लैम्डा. आपको लैम्डा एब्जॉर्ब मिल जाएगा. ऊपर से नीचे आए डेल्टा ई इक्वल टू hc बाय लैम्डा. आप यहां से लैम्डा एमिटेड भी कैलकुलेट कर सकते हो. कोई डाउट? समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए बहुत ही बढ़िया. उसके बाद देखो अगेन ग्राफ्स. हम टोटल एनर्जी ग्राफ बना रहे हैं. टोटल एनर्जी En इक्वल टू क्या होता है? अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, वैसे आप लोगों को पता हो गया और आपको दिख भी रहा है कि हाइड्रोजन एटम में देखो कॉन्जुगेटिव लेवल्स का गैप क्या होता है, सक्सेसिव लेवल्स का गैप डिक्रीज होता जाता है ना. फर्स्ट से सेकंड का गैप 10.2 है, लेकिन सेकंड थर्ड का गैप कितना है 1.89. थर्ड से फोर्थ का गैप क्या हो जाएगा, और भी कम. फोर्थ से फिफ्थ का और भी कम. चाहो तो ऐड कर देना कि द सक्सेसिव गैप या द गैप बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स डिक्रीजेस. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. सारे गैप सेम नहीं होते हैं. जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो सक्सेसिव लेवल का गैप और भी ज्यादा क्या होता जाता है, कम होता जाता है. हाँ बोलो. फिर देखो एनर्जी का फॉर्मूला आपने सीखा क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. बताओ ग्राफ बनाना है एनर्जी और जेड के बीच में. हाँ वेरी गुड. पैराबोला बनेगा लेकिन ऐसा, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, तो जीरो से आप कहां जाओगे, नीचे वाली साइड में जाओगे. इसी तरह अगर आप ग्राफ बनाओ बिटवीन एनर्जी एंड 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो ग्राफ बनेगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो कहां पर आएगी, हाँ नेगेटिव की तरफ जाएगी, क्योंकि माइनस साइन है वहां पर. प्लस जीरो नहीं आएगा, ओरिजिन से पास होगी. प्लस जीरो ही बोला इसने. अच्छा कर सकते हैं. तो ये आपके पास टर्म्स थे आयनाइजेशन, सॉरी एनर्जीज. हर एक लेवल की एनर्जी आपको याद रखनी है, एटलीस्ट 5 लेवल तक. ये आपके काम में आती रहती है. नेक्स्ट एक और छोटा टर्म आपको सीखना है, आयनाइजेशन एनर्जी. क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी? क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? Removal of electron from any state and taking it to ground state. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Ground state to infinity. आउटर मोस्ट शेल. कौन सा ग्राउंड स्टेट? जो ग्राउंड पे होगा 30. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक एटम आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी. अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, सो फॉर हाइड्रोजन एटम देयर इज only one electron. Hydrogen and hydrogen like atoms. There is only one electron which is present in first shell. ठीक है. तो आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कहां से करना है, फर्स्ट शेल से. तो ये न्यूक्लियस है, ये n इक्वल टू 1 है. रिमूव करने का मतलब क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन को कहां पर भेजना है, n इक्वल टू इनफाइनाइट, जहां पर उसकी एनर्जी कितनी होती है, 0. और यहां इसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6. पहले तो मैं आपको इनफाइनाइट का मतलब समझा दूं. कोई मुझे समझा सकता है इनफाइनाइट का मतलब क्या है? फील्ड के बाद कौन से फील्ड के बाद? नहीं किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? वेरी गुड. देखें कुछ लोग इनफाइनाइट कर सकते हैं बहुत दूर. ठीक है, तो इनफाइनाइट इज आल्सो रिलेटिव. भाई हमारा इनफाइनाइट अलग है, एक चींटी का इनफाइनाइट अलग है ना. तो इनफाइनाइट को ऐसे नहीं देखते आप अपने साथ बहुत दूर फेंक दिया इलेक्ट्रॉन को, नहीं. कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं. इनफाइनाइट का मतलब क्या है,
आपने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से क्या कर दिया, फ्री। जिस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो गया वही उसका इनफाइनाइट है। कैसे नहीं होता? अट्रैक्शन तो हमेशा रहती है, हमेशा लॉन्ग रेंज तो हमेशा रहता है। प्रभु भाग्य खुल गए मेरे, आज मुझे ज्ञान हुआ, सच्चा ज्ञान। क्या बोलते हैं उसको, पेड़ के नीचे बैठे थे ना, कौन से भगवान, भगवान महावीर, फिर उनको बौद्ध भगवान, बोध गया में, है ना, वहीं जाके उनको अबूझ ज्ञान हुआ था। हाँ, आज तो मेरी आंखें धन्य हो गया मैं जो आप मेरी क्लास में पधारे, दोनों के दोनों महागुरु सज्जन। खत्म नहीं होता। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जहां न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाए तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट का और कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स यहां से यहां पहुंचा है, अब कोई इंटरेक्शन नहीं बचा, तो न्यूक्लियस से इसकी कोई पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो यहां से यहां पहुंचाने का जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, वो किसके इक्वल होगा, 0 माइनस 13.6, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आ गया हाइड्रोजन के लिए। अगर यहीं पर ये हाइड्रोजन लाइक एटम होता तो ये गैप कितना हो जाता, 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये एनर्जी कितनी बन जाती, 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप समझो, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से निकालकर इनफाइनाइट पे भेजना है, तो किसी भी एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट is actually equal to magnitude of energy of first shell. This is much important. इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए और पूछ सकता आपसे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, लेट्स से हम ले लेते हैं He2+ आयन is 52.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आर्बिट्रेरी डेटा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम second excited state to ground state। ये चलो He2 को छोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, बताओ फोटोन की वेवलेंथ एमिटेड कितनी होगी। आप तुम्हें तरीका बता दो, कैलकुलेशन में मत जाओ। 4.09 इंटू 12,004 क्या निकलता है वो, उसका गैप का H/λ बराबर एनर्जी गैप का H/λ बराबर। देखो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे। अगर आपको किसी एटम के आयनाइजेशन एनर्जी पता है, हाइड्रोजन लाइक एटम की, मतलब आपको उसके फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है, बताओ इस एटम के फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -52.4। सही है। और बताओ सेकेंड एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया, थर्ड शेल। इसका मतलब इसके थर्ड शेल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -52.4 इंटू 9, सॉरी अपॉन 9, Z² अपॉन N² होता है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी दे दी है तो आपको उसके फर्स्ट शेल की एनर्जी का मैग्नीट्यूड पता है, और ये हम जानते हैं फर्स्ट शेल में एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। तो अगर इसके हाइड्रोजन लाइक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी 52.4 है, दैट मीन्स इसके फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी है, -52.4। अब अगर आपको फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है तो थर्ड की एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 अपॉन 3² यानी 9। इन दोनों का गैप निकाल लो तो ये बन जाएगा 52.4 इंटू 8/9। दिस शुड बी इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। यहां से आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम के अंदर मिल जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को। तो ये पॉइंट समझ लेना, उल्टा याद रखो। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी पता है, आपको हाइड्रोजन लाइक एटम की क्या पता है, फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है, और अगर फर्स्ट की पता है तो फिर आप हर शेल की एनर्जी और उसका गैप भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कोई डाउट समझ में आ रहा है सबको।
चलिए कॉपी करें, फिर चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और उससे हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, काम में भी लेनी है। एंड डालें, देखें नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है, इट इज एमिशन टाइप डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम होता है। देखो मैं आपको समझाऊं, एमिशन डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। अब लिखना मत, आप छोटा चाहो तो बाइफर्केशन लिख सकते हो साइड में जाके। दो स्पेक्ट्रम, पहली बात तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम कुछ भी नहीं होता, ये कलेक्शन होता है ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस को अगर आप एक साथ रख दो, कलेक्ट कर लो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। जैसे आप बचपन में सीखते हो, लाइट को, व्हाइट लाइट को जब आप एक प्रिज्म से पास करते हो तो यह है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होती है, जिसमें सारे रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगी इस तरह से। इस स्प्लिटिंग की अगर आप एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज ले लोगे, इमेज, तो इसी इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इस इमेज में एक्चुअली क्या है, अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं जो आपने कलेक्ट जगह पर। तो स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस होता है जिनकी अलग अलग क्या होती है, वेवलेंथ। स्पेक्ट्रम दो तरीके से बनाया जाता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक एमिशन स्पेक्ट्रम। वाह दिमाग है लड़के में, हाँ। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नाम से पता लग रहा है, एब्जॉर्ब करेगा किसको, वेवलेंथ को। इसमें क्या करते हैं, हम व्हाइट लाइट लेते हैं, इसको एक सॉल्यूशन से पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइट को किससे पास करते हैं, प्रिज्म से, और उसके बाद उसकी इमेज लेते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो होगा क्या, ये जो सॉल्यूशन है, इट एब्जॉर्ब्स सर्टेन वेवलेंथ। तो मान लो विबग्योर में से उसने ग्रीन और एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब आपको फाइनल फोटो मिलेगी उसके अंदर ग्रीन और ऑरेंज क्या होंगे, गायब होंगे ना। उनकी जगह पर सिर्फ क्या होगी, ब्लैक लाइंस, और बाकी सारे के सारे क्या दिखाई देंगे आपको, कलर। इट्स लाइक एक रेनबो बना और रेनबो में से दो कलर गायब हैं, तो आप देखोगे रेनबो में बाकी सारे कलर हैं लेकिन दो ब्लैक लाइंस दिख रही हैं। तो इसकी जो अपीयरेंस होती है, इट अपीयर्स एज डार्क लाइंस ऑन कलर्ड बैकग्राउंड। बोलो समझ पा रहे हो इस चीज को, है ना। एक रेनबो को इमेजिन करो जिसमें से दो कलर गायब हैं, तो उन दो कलर की जगह आपको सिर्फ ब्लैक लाइंस मिलेगी, बाकी पूरा का पूरा बैकग्राउंड कैसा होगा, कलर्ड होगा। बोलो कर सकते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आपके पास कोई एक लाइट सोर्स होगा, बल्ब हो गया, कुछ भी हो गया, उससे आप लाइट को सीधा किसके थ्रू पास करोगे, प्रिज्म के थ्रू, और यहां पे आपको क्या मिलेंगी, अलग अलग लाइंस मिलेगी ऑन दिस फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट खुद कैसी होती है, ब्लैक, उसके ऊपर आपको क्या मिलेंगी, अलग अलग लाइंस मिलेंगी। तो ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, जो आपको कैसे दिखाई देता है, एज ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या होता है, अपोजिट दिखने में। यहां पर लाइंस कैसी होंगी, डार्क, और बैकग्राउंड कैसा होगा, कलर्ड। यहां पर बैकग्राउंड कैसा होगा, डार्क, और लाइंस कैसी होंगी, कलर्ड। एमिशन स्पेक्ट्रम फर्दर दो और टाइप का होता है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जब आप, व्हेन टू कलर्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, जैसे रेनबो। रेनबो में आप दो कलर्स के बीच में लाइन खींच के नहीं बता सकते कि ये कलर खत्म हो गया और ये कलर शुरू हो गया, सारे कलर एक दूसरे में क्या होते हैं, मर्ज्ड होते हैं। डिसकंटिन्यूअस जब आपके पास क्या होते हैं, डिस्क्रीट, या फिर टू कलर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड, टू कलर्स आर स्पेस्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, अलग अलग स्पेसिंग पे बने हुए हैं।
डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दो तरह का बनता है, एक होता है लाइन और एक होता है बैंड। लाइन में आपको क्या मिलती है? डिस्क्रीट लाइंस, यानी अलग अलग लाइंस मिलती हैं ऑफ डिफरेंट कलर। और यहां पर आपको क्या मिलते हैं? डिस्क्रीट बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर। नहीं, रेनबो में बैंड नहीं होते। रेनबो इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये उन्होंने पहना कि लाइनिंग वाली टी शर्ट, हाँ जैसे ये लाइन स्पेक्ट्रम है, पीछे उन्होंने पहन रखा है वो बैंड स्पेक्ट्रम है। थिक बैंड्स मिलेंगे तो बैंड स्पेक्ट्रम, स्ट्रीप लाइंस मिलेंगे आपके पास थिन थिन लाइंस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एमिशन होता है, एमिशन में भी कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस भी कौन सा होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है। बात करते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। तो देखो, हाइड्रोजन में एकमात्र इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कहां प्रेजेंट होता है? n=1 यानी ग्राउंड स्टेट में। इस इलेक्ट्रॉन को, ये यहां आराम कर रहा था, अचानक से आकाश से बिजली चमकी और इसके ऊपर आगे गिर गई, इंद्रदेव। तो ये जो एनर्जी आई, ये आती है लाइट के फोटोन से। तो एक एनर्जी फोटोन, एक एनर्जी लाइट का एक फोटो एनर्जी लेकर आया, फोटो एनर्जी लेकर आया तो अपने साथ कुछ ना कुछ की वेवलेंथ रही होगी। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन चला गया किसी हायर एक्साइटेड स्टेट में। इस हायर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहता है फॉर अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड्स। सिर्फ इतनी देर के लिए यहां रुकेगा और वापस से क्या करता है? जंप बैक। इट जंप्स बैक। और देखो, जब ये नीचे आता है तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट। एनर्जी एमिट करेगा तो क्या करेगा? वेवलेंथ एमिट करेगा। और अगर ये एमिटेड वेवलेंथ, इफ एमिटेड वेवलेंथ वाओ फॉल्स इन, ये पहला चैप्टर था ना मेरे लेवल। लेकिन मेरा टीचर महान था इस चैप्टर, कोई सोचता नहीं था। वो पढ़ाते जाता था, तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो आपको हर एक उस ट्रांजिशन के रिस्पेक्ट में जो कि विजिबल रीजन में लाई कर रहा है, आपको एक कलर्ड लाइन मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लो ये n=5 में चला गया, तब ये 5 से 1 आ सकता है, तो 5 से 1 आएगा तो एक अलग वेवलेंथ मिलेगी, 5 से 2 आएगा तो एक अलग वेवलेंथ मिलेगी, 5 से 3 आएगा तो एक अलग, और हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी? एक अलग लाइन मिलेगी जो कि आपको स्पेक्ट्रम के अंदर दिखाई देगी। तो इस तरह से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है। ये इसका प्रोसेस होता है स्पेक्ट्रम बनने का। तो आपने इनऑर्गेनिक में हर जगह कलर्स पढ़े हैं, वहां पे पढ़ते इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, तो ये वही ट्रांजिशन है। नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। अब आप इसको ध्यान से समझे, एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। तो यह है ग्राउंड स्टेट, दैट इज n=1। फिर यह है सेकेंड स्टेट n=2, then this is third n=3, n=4, n=5। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं सक्सेसिव लेवल्स के बीच में गैप क्या होता जा रहा है? कम होते जा रहा है। n=8 और इस तरह से n=∞ तक की कहानी चलती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए भी है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। यहां पर हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, इसे हम बोलते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब क्या है? जब ऊपर से नीचे आओगे तभी फॉर्मूला वैलिड होगा। वैसे आप नीचे से ऊपर भी लगा सकते हो, आपको वैल्यूज एक्सचेंज करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो फॉर्मूला इज वेव नंबर न्यू बार will be equal to 1/λ is equals to (1/n²-1/n²) चलिए बहुत ही बढ़िया।
R की वैल्यू इज 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, 10,967 या फिर आप इसे 10 टू द पावर 5 1 ही हो गया अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 1.09 10 टू पावर 5 1 अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स हम इसे लेकर चल सकते हैं। ठीक है, N1 क्या होती है? N1 इज लोअर एक्साइटेशन या लोअर एनर्जी स्टेट, और N2 क्या होती है? हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, चलिए देखिए स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचाना है ये आपकी मर्जी है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंचाना है ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको जहां पहुंचाना है उसके बराबर एनर्जी दे दो। तो मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 5th लेवल पे पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? 5th। अब 5th पर ये 10 टू द पावर -8 सेकंड के लिए रुकेगा, ये लिख लेना आप लोगों ने। चलिए 5th पर पहुंचाया, 5th के बाद 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो इलेक्ट्रॉन 5th पर बैठा है और इतनी देर के बाद ही नीचे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को ले जाना आपकी मर्जी है, लेकिन आना वो अपनी मर्जी से आएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर। अब उसकी इच्छा है, वो चाहे तो 5 से सीधा 1 आ जाए, तो 5 से सीधा 1 आया तो एक सर्टेन वेवलेंथ एमिट करेगा, एक सर्टेन कलर आपको क्या मिल जाएगा स्पेक्ट्रम के अंदर। उसकी इच्छा है वो पहले 5 से 4 आए और फिर 4 से 1 आए। बोलेगा नहीं मैं तो पहले 5 से 3 जाऊंगा, फिर 3 से 2 और फिर 2 से 1। बोलेगा नहीं मैं तो 5 से 3 जाऊंगा और फिर 3 से सीधा 1 जाऊंगा। वो बोला नहीं मैं तो 5 से 4 जाऊंगा और 4 से फिर क्या जाऊंगा? 2 जाऊंगा। तो वो जितने तरीके से दो स्टेट्स के बीच में खेल सकता है, उतनी ही आपको क्या मिलती जाएंगी? लाइंस, जिनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस के नाम से। तो स्पेक्ट्रल लाइंस को देखना शुरू करते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर गया, कहीं ऊपर से इलेक्ट्रॉन जब पहुंच रहा है n = 1 में, कहां पहुंच रहा है? तो मान लो 2 से 1 पहुंचा या 3 से 1 पहुंचा, 4 से 1 पहुंचा, 5 से 1 आगे तो बोलते जाओ, मेरा काम आप कर लो। तो ये जो सीरीज बनती है इसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। सीरीज का नाम ले दिया तो N1 फिक्स। क्या फिक्स? यानी लोअर स्टेट। तो लाइमन के लिए N1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और N2 कितना हो जाएगा? 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी। फिर 1 के बाद इलेक्ट्रॉन 3 से 2 आ सकता है, 4 से 2 आ सकता है, 5 से 2 आ सकता है, 6 से 2 आ सकता है, या किसी भी हायर स्टेट से 2 पर आ सकता है। ये बनी बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के लिए N1 कितना हो गया? 2, और N2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। इसके बाद इलेक्ट्रॉन 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, या किसी भी हायर स्टेट से 3 आ सकता है। इसको हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज। मेरे साथ साथ लिखना शुरू करते हैं, आप समझने में कुछ नहीं बचा है इसके अंदर। N1 इज 3, N2 की वैल्यू 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। इसके बाद इलेक्ट्रॉन 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, या किसी भी स्टेट से 4 आ सकता है। ये आपके पास बनती है ब्रैकेट सीरीज। यहां पर N1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और N2 की वैल्यू 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट चलती रहेगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन आपका 5 से 6, 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5, या हायर स्टेट से 5, इसको हम बोलते हैं फंड सीरीज। N1 की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर? 5, N2 की वैल्यू कितनी जाएगी? 6 7 अप टू इनफाइनाइट। इसके बाद आएगी अगली सीरीज, इसको हम बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। उसके बाद की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीजेज हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ इलेक्ट्रॉन आके वापस जंप करके वापस आ रहा है, उसके हिसाब से हमने सीरीज को डिफाइन किया है। तो सीरीज का नाम ले लिया तो क्या हो जाएगी? N1 के लिए फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन। क्या बोलते हैं? या फिर हम इसे अल्फा लाइन भी बोलते हैं। ठीक, तो बताओ ये लाइमन की कौन सी लाइन होगी? सेकेंड लाइन या फिर बीटा। ये कौन सी होगी? गामा। ये होगी डेल्टा, ये होगी थीटा, फिर होगी ईटा, और चलते रहेगी ऐसे ही। ठीक है, सो
बेसिकली आपको अल्फा बीटा गामा 3 पता होनी चाहिए। तो अल्फा किसी भी सीरीज की पहली लाइन होती है, बीटा दूसरी लाइन होती है, गामा तीसरी। सीरीज का नाम लिया तो n1 फिक्स, लाइन का नाम लिया तो n2 फिक्स। मैंने बोला अल्फा लाइन ऑफ लाइमन तो यानी n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2। मैंने बोला बीटा लाइन ऑफ बामर, तो बामर के लिए n1 कितना होता है 2। अब सेकंड लाइन बोलिए तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। समझ पा रहे हैं? थर्ड लाइन ऑफ पाश्चन तो n1 तो 3 और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। बोलो समझ सकते हैं? फिर देखें आपके पास दो और, चलो एक सीरीज को अपन एनालाइज ही कर लेते हैं, लाइमन सीरीज को, वहीं पे सारी चीज डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट अल्फा लाइन, अल्फा लाइन यानी फर्स्ट लाइन के लिए n1 कितना हो जाएगा 1 और n2 कितना हो जाएगा 2। सही है? तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला लगाओ, बताओ 1 अपॉन लेमडा अल्फा will be equal to rz square into 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square। यहां से आप लेमडा अल्फा निकाल लो, आ जाएगा 4/3 rz square। नहीं याद वाद कुछ नहीं रखना, वैल्यूज पुट कर देना, निकाल लेना अपने आप। चलिए सेकंड लाइन इसकी बीटा लाइन, बताओ बीटा लाइन के लिए n1 तो अब भी फिक्स रहेगा 1, लाइमन है। बीटा लाइन यानी सेकंड लाइन यानी n2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। यहां से आप लेमडा बीटा निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 9/8 rz स्क्वायर। कर सकते हैं? थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना, इसे हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या फिर लॉन्गेस्ट लाइन यानी लेमडा मैक्सिमम होना चाहिए इसका। अब देखो आप सभी जानते हो कि एनर्जी गैप जो होता है वो hc बाय लेमडा के इक्वल है। तो अगर आपको लेमडा मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए मिनिमम। तो लाइमन के लिए देखो ये पहला गैप, दूसरा गैप और बड़ा, तीसरा और, चौथा और, पांच और बढ़ता जा रहा है। तो मिनिमम एनर्जी गैप कौन सा होगा? तो यहां पर आपको लेमडा मैक्स के लिए डेल्टा ई मिनिमम चाहिए और डेल्टा ई मिनिमम होगा 2 से 1 वाला। अरे तो अल्फा लाइन ही बन गई। इसका मतलब जो लेमडा मैक्स है वो लेमडा अल्फा के ही बराबर होगा और कितना होगा 4/3 rz स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है? तो कुछ ही याद नहीं रखना, आपको किसी सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, मिनिमम एनर्जी गैप देख लो। फिर देखो फोर्थ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट लाइन बोल दो या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल दो, ठीक है? या फिर हम इसे एक और नाम से बोलते हैं, बताऊंगा। तो बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए आपको, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही hc अपॉन लेमडा। इस बार लेमडा मिनिमम चाहिए, बताओ एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो लाइमन के लिए मैक्सिमम एनर्जी गैप कौन सा है? 1 से इनफाइनाइट है। तो बताओ 1 से इनफाइनाइट है तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और n2 की वैल्यू कितनी हो गई इनफाइनाइट। तो बताओ 1 अपॉन लेमडा मिनिमम will be equal to rz square into 1 upon 1 square minus 1 upon infinity square। तो 0। तो बताओ लेमडा मिनिमम किसके इक्वल आ गया? rz स्क्वायर। वेरी गुड, मैं चेक कर रहा था आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। दूसरी चीज पे आप ध्यान दें, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप शॉर्टेस्ट लाइन देख रहे हो तो लाइमन सीरीज खत्म हो गई है 1 से इनफाइनाइट, इसलिए इस लाइन को हम लोग सीरीज लिमिट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट। तो आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या क्राइटेरिया है। जैसे मैं आपसे बोलूं ब्रैकेट सीरीज की सीरीज लिमिट, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 कितना होगा 4 और इसकी लास्ट लाइन कौन सी होगी? इनफाइनाइट वाली। तो वही क्या होगी? इसकी सीरीज लिमिट होगी, वही इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ब्रैकेट के लिए क्या होगी? 5 से 4। कहां से होगी? 5 से 4 होगी। बोलो कर सकते हैं? तो ये आपके पास अलग अलग सीरीजेज हैं जो हाइड्रोजन एटम के अंदर बनती है और इस तरह से हम रिडबर्ग फार्मूला को यूज करके इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कॉपी करें इसको भी आप।
फिर देखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो आपको दिख रहा है अलग अलग तरह की लाइंस बना रहा है। यस सर। तो ये कितनी लाइंस एमिट होंगी दो शेल्स के बीच में, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो मान लो एक शेल है आपके पास N2 और दूसरा शेल है N1, ठीक। इसमें जब पहला फॉर्मूला बनता है दैट इज फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 आ रहा है तो उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, दैट इज आपको याद भी होगा N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1/2, ठीक। इसी के अंदर दूसरा फॉर्मूला बनता है, अगर आपको एक स्पेसिफिक सीरीज की लाइन निकालनी है, लाइंस ऑफ अ स्पेसिफिक सीरीज, तो उसका फॉर्मूला बनता है N2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज। तो जिस सीरीज की आपको लाइन निकालनी है उसका ग्राउंड स्टेट देख लो। जैसे मान लो N2 की वैल्यू है 6 और N1 की वैल्यू है 2, तो 6 से 2 आने में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, तो वो तो होंगी 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 1/2, दैट इज 10। यस सर। है ना। तो ये 10 लाइंस जो होंगी 6 से 5 4 3, तो बड़ा ही आसान है। पहले सारी लाइन दो पैनल ही बना लो, तो 6 से 2 आ सकता है, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, 6 से 3 आ सकता है, 5 से 3, 4 से 3, 6 से 4, 5 से 4, 6 से 5। तो गिन लो कितनी लाइन हो गई, 4 3 6 एंड 3 10 हो गई हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको मान लो लाइमन की लाइंस निकालनी है, तो लाइमन की लाइंस कहाँ पे खत्म होती है, N1 इक्वल टू 1 पर। तो देखो 1 पे कितनी खत्म हो रही है, 1 2 3 4, तो 4 लाइंस लाइमन की हैं। बताओ बामर की लाइंस कितनी है, 3, पास्टन की कितनी है, 2, ब्रैकेट की कितनी है, 1। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपको N2 पता है। बताओ लाइमन की लाइंस कितनी होंगी, N2 माइनस, सॉरी लाइमन तो होगा ही नहीं, बामर से शुरू होगा ना 2 से, तो ये हो गया पास्टन, ये हो गया ब्रैकेट और ये हो गया फ्रंट। तो बताओ बामर की लाइंस कितनी होंगी, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4। बताओ ब्रैकेट कितनी होगी, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2। पास्टन की कितनी होगी, पास्टन के लिए ग्राउंड स्टेट कितनी होती है 3, तो 6 माइनस 3, पास्टन की लाइंस कितनी हो गई 3। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक सीरीज की लाइंस निकालनी है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, N2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज। एक और ध्यान दें, ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक सिंगल एटम है, फॉर अ सिंगल हाइड्रोजन एटम, सिंगल और कभी कभी आइसोलेटेड बोल देता है एटम, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस विल बी इक्वल टू बनेगा N2 माइनस। देखें ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, ये वाला, ये एप्लीकेबल है for a sample in which we have large number of atoms। जब आपके पास बहुत सारे एटम्स हैं, तब अगर आपके पास एक एटम है तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन जब N2 से N1 आ रहा है, ठीक है, तो वैल्यूज लेता हूं मैं, मान लो 5 से 1 आ रहा है, तो 5 से 1 आने के मैक्सिमम तरीके कितने होंगे, मैक्सिमम, मिनिमम की बात नहीं कर रहे, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना होगा, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। 5 से 1 के बीच में मैक्सिमम आने वाली लाइंस कितनी होंगी, 4। इसके अलावा और कोई काउंट करके बता दो, 4 से ज्यादा आ जाए तो, 4 से कम आ सकता है, ज्यादा बता दो कोई और तरीका। मान लो वाला 5 से 3 आया, तो 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे बस बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, किसी एक हाइड्रोजन एटम में ये ट्रांजिशन हुआ, दूसरे में ये हो गया, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में रिपीट, और उनको काउंट नहीं करेंगे, छठे में ये, सातवें में ये, ठीक है। जैसे हम सब लोग बैठे हैं, हम सब लोग इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे चले जाए और वहां से नीचे आए, ठीक है, तो उसमें आने के कितने तरीके हैं, तो 4 - 1 इंटू 4 - 1 + 1/2,
ठीक है, हो सकता है आप में से कोई थर्ड फ्लोर पे जाए, कोई सेकंड पे जाए, कोई ग्राउंड पे जाए, कोई थर्ड से 2 पे जाए, कोई 2 से 1 पे जाए, कोई 3 से सीधा 1 पे चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर एक ही आदमी जाए, सिर्फ मैं जाऊं और मुझे 4 से 1 आना है, 4 से ग्राउंड पे, तो 4 से ग्राउंड पे आने के कितने मैक्सिमम तरीके हैं? 4 - 1 दैट इज 3। उससे ज़्यादा तरीके नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं। क्या आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसके अंदर? चलिए, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, अब आप ये कॉपी कर लो। मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा। बस इन्विजिलेटर बेवकूफ को फिर देखो कैसा बनाते हैं। यही तो पढ़ाने वाले बच्चे जाते हैं एग्जाम में। आपको क्या पता जो आपके आगे बैठा है वो आपसे इंटेलिजेंट है या नहीं पेपर में? नहीं होगा। तो फिर आप कैसे क्या कर लोगे? इन्विजिलेटर आपको बोलेगा जा बेटा खुला चीटिंग कर ले, फिर नहीं, ऐसे एग्जाम में कोई है ही नहीं ना। जब आप अपने आगे वाले को नहीं जानते, पीछे वाले को नहीं जानते, आजू वाले को, बाजू वाले को, किसी को भी नहीं जानते, आपको पता ही नहीं कि वो आपसे इंटेलिजेंट है या नहीं। पता पड़ा आपने अपने सही किए थे, उसको देख के सारे गलत कर दिए। सर जिसका रोल नंबर दोनों का मेरे पास है उनको जानते हैं। कैसे हो सकता है ऐसा? नहीं, हम दोनों ने साथ, हम तीनों ने साथ में ही फॉर्म भरा परसेंट। तो उसको कोई अश्योरिटी नहीं है कि साथ में वो आएगा। यही तो दुख है सर। कुछ भी अब तो कुछ भी। अरे क्या अलीबाग से आए हो क्या? क्या देखो क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम्स इन देयर ग्राउंड स्टेट are excited by monochromatic radiation of radiation resulting in spectrum consisting of 15 different lines. Calculate wavelength of radiation incident. चलिए भाई कैलकुलेट करें। सर 7 होगा n 7 7 कैलकुलेट ऑफ रेट इन द इंसिडेंट रेडिएशन क्या होता है? हो गए? कितना? वेवलेंथ बताना है, वेवलेंथ 6 नहीं बताना। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए थे, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक वेवलेंथ आके गिरी, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया किसी हायर स्टेट में, और जब वहां से नीचे आया तो आपको टोटल 15 लाइन मिली। तो n2 - n1 into n2 - n1 + 1/2
तो यहां से देखो n2 इंटू n2 माइनस 1 की वैल्यू आ गई 30, जिसको आप 6 इंटू 5 लिख सकते हो। तो यहां से n2 की वैल्यू आ गई 6। अब अगर n2 6 आ गया तो बताओ 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लो, आपको वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन मिल जाएगी। कर सकते हैं। वैसे ये आने वाली वेवलेंथ है, पर ऑब्वियसली यहां से गया होगा तो आने वाली वेवलेंथ भी सेम ही होगी, गैप तो सेम ही है, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इन दोनों के बीच का गैप निकाल सकते हो डेल्टा ई, और उसको hc बाय लैम्डा के इक्वल कर सकते हो। एक ही आंसर आने वाला है। बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनसे आपको खेलना आना चाहिए। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रोजन एटम के लिए आपको याद रखना होगा, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, बामर किस में लाई करती है? विजिबल। और कुछ याद रहना रे, बामर याद रहनी चाहिए, किस में लाई करती है? विजिबल। क्योंकि कई बार वो बोल देगा कि एक लाइन मिली विजिबल रीजन में, तो विजिबल रीजन मिली मतलब वो कौन सी लाइन है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगी? हाइड्रोजन एटम के लिए। किसी और के लिए है तो फिर वो विजिबल रीजन में नहीं आएगी। इसको आप याद रख सकते हो इससे। यह ललुआ के बापू का बीपी हाई। सो ललुआ के बापू का बीपी हाई, UVIIF, ऐसे आपको इसको याद रखना है। UVIIF ही है, बस इसको तो याद हो जाएगा आपको। तो U स्टैंड फॉर अल्ट्रावायलेट, V स्टैंड फॉर विजिबल, उसके बाद सारे क्या हैं आपके इंफ्रारेड के अंदर हैं। लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। अगर मैं बोल दूं Li2+ आयन के लिए बामर विजिबल में है तो वो कहना क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछे गए, पूछ सकता है, आसान है, क्लिक करने वाली बात होती है, हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। लाइमन कर लेते हैं, चलो, बामर तो बहुत। हाँ, सेकेंड लाइन कर लो, बीटा लाइन। ये हो गया। चलिए देखें, इतना टाइम नहीं है। He+, आप He+ के लिए बोल रहे हो लाइमन की सेकंड लाइन, तो लाइमन यानी N1 के लिए तो हो गई 1, और N2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो इसके लिए रिडबर्ग फॉर्मूला लगाओ, तो बनेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर बनेगा। अब आप इसको कन्वर्ट करो हाइड्रोजन में। अगर यही ट्रांजिशन हाइड्रोजन में होता तो क्या होता? तो आप क्या करो, इसको हाइड्रोजन के भाई अगर सेम मतलब सेम ट्रांजिशन सेम वेवलेंथ हाइड्रोजन में आती तो कितना ट्रांजिशन होता? तो वेवलेंथ सेम है। हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला लगाओ तो क्या बनेगा? R इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो लोचा हो गया है। तो बामर की सेकंड लाइन दी थी मैंने आपको पहले। हाँ, तो बामर की सेकंड लाइन ही रखो इसको। चलो, सही है था पहले। इसमें क्या डेटा एडजस्ट करना होता है। तो बामर के लिए N1 कितना हो जाएगा? 2, और N2 कितना हो जाएगा? 4 होगा। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। बोलो सही है।
अब अगर मैं इसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करूं तो हाइड्रोजन में Z1 आता है, तो आप क्या करो, इस 2 को अंदर भेज दो। जैसे ही 2 को अंदर भेजोगे बन जाएगा R इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, है ना, ये 4 है ना, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 16 4 टाइम्स कैंसिल। तो अब देखो अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन में ट्रांजिशन कौन सा होता, 2 से 1 होता, वेवलेंथ सेम आ जाती। बोलो समझ में आ रहा है? तो मैंने हीलियम के ट्रांजिशन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, हाइड्रोजन। कभी भी आपसे किसी और एटम के ट्रांजिशन का स्पेक्ट्रम पूछ ले, स्पेक्ट्रम में कौन से रीजन में है, तो उसे हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दो। तो इसके 4 को अंदर भेज के Z1 हो गया अब तो यहाँ पे। तो यही ट्रांजिशन हाइड्रोजन में कौन सा होता है, 2 से 1। 2 से 1 तो किस में आ गया, लाइमन, और लाइमन के लिए किस में लाई करता है, अल्ट्रावायलेट, यानी He+ के लिए बामर की सेकंड लाइन कौन से रीजन में लाई कर रही होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है जो क्लिक करनी चाहिए, बाकी इसमें कैलकुलेशन का और कोई रूल नहीं होता है। कोई डाउट? जैसे मैं आपसे बोलूं कि 9 से 3 लिथियम, 923 लिथियम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कौन सा, मतलब कौन से स्पेक्ट उसमें लाई कर रहा होगा, तो लिथियम के लिए फॉर्मूला लगाओ, R इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/9 स्क्वायर। इसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करो तो 9 को अंदर भेज दो, तो 1/1 माइनस 1/3 स्क्वायर। तो 3 से 1 लाइमन आ गई, फिर से किस में लाई करेगी, अल्ट्रावायलेट में लाई करेगी। कर सकते हैं? चलिए, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन से खेलना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन फिर आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़ूं। बोर्स मॉडल आप जानते हो कि सक्सेसफुल नहीं था, इसके कुछ लिमिटेशंस थे। पहला, ये सिर्फ किस पे अप्लाई किया जा सकता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर। दूसरा, आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा आप लिख लेना चाहो तो पॉइंट्स। दूसरा, ये ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसके लिमिटेशन में आप लोग 2-3 चीजें तो लिख दो। पहला, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सेकंड, कैन नॉट एक्सप्लेन ज़ीमान एंड, ज़ीमान होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एंड स्टार्क इफेक्ट जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एक्चुअली क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, बोहर ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन लेट्स से 4 से 3 में आया, तो 4 से 3 में आने पर एक लाइन बनी, यही सिखाया था बोहर ने। लेकिन जब इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो ये लाइन फर्दर से क्या हो गई, और लाइंस के अंदर स्प्लिट हो गई। तो ये स्प्लिटिंग क्यों हुई, इसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आगे चल के हमने इनको एक्सप्लेन किया। हमने बोला कि जब आप थर्ड शेल में हो, ठीक है, तो थर्ड शेल में आपके पास क्या होते हैं, अलग अलग सबशेल्स होते हैं। क्या होते हैं, और उन सबशेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जनरली वो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। क्या होते हैं, ये अगर आप सिंगल एटम की बात करो ना, हाइड्रोजन एटम की, तो आपने शायद N+L रूल पढ़ा हो, मैं भी आगे बताऊंगा अभी। तो उसमें क्या होता है, थर्ड शेल के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, 3s 3p 3d, जब कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आया तो 3s 3p 3d एनर्जी में डिफर कर जाते हैं। तो जो एक लाइन थी, अभी तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से थर्ड शेल में आया है, थर्ड शेल में भी वो कौन से सबशेल में जाएगा, 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, 3d में जाएगा। उसके हिसाब से आपको 3 और अलग अलग लाइंस मिल सकती हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस होती है, ये किसकी प्रेजेंस को दिखाती है, सबशेल की प्रेजेंस को दिखाती है। किसकी प्रेजेंस को दिखाती है, आप में से कई लोग ये सवाल करते हैं कि सर किसने देखा कि शेल के अंदर सबशेल होता है, इसने देखा, ये एक लाइन आई, ये आई शेल के करस्पॉन्डिंग, उसके बाद 3 लाइन और क्यों बन रही है, मतलब उस एनर्जी के भी अंदर कोई और लोअर एनर्जी है,
तो वो जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबशेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस स्पेक्ट्रम से इनकी प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं हम लोग, इसके अलावा पर किसी चीज से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके अलावा ये डी ब्रोगली प्रिंसिपल और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, तो ये इसका तीसरा ड्रॉबैक है, इट डज नॉट फॉलो डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन दोनों को ही फॉलो नहीं करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए, तो अब हमारे पास दो नए टॉपिक मिल गए, डी ब्रोगली कंसेप्ट और एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप डी ब्रोगली कंसेप्ट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है और हाइजेनबर्ग भी पढ़ा है ना? तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं उनको। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो आप इसे कॉपी करो, फिर शुरुआत करते हैं इनके साथ। कोई मुझे बताएगा डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या होता है, किस चीज को एक्सप्लेन करता है? वेरी गुड, वेव नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता है। तो देखें, डी ब्रोगली कंसेप्ट, वैसे डी ब्रोगली नहीं होता है, ये होता है डिब्रॉय, फ्रेंच वर्ड है। हाँ, अच्छा तुम जकीरा नहीं बुलाते, जकीरा नहीं, बगीरा, बगीरा, सॉरी, शकीरा, फकीरा। अरे कौन से डायमेंशन में खेलता है यार। खैर देखें, आप लोगों ने सीखा हुआ है कि लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल। लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह और कभी कभी वेव की तरह। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां पर लाइट पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यहां पर लाइट किसकी तरह बिहेव करती है, वेव की तरह। तो डी ब्रोगली बोला कि जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है, वैसे ही पार्टिकल का या फिर मटेरियल का या मैटर का भी क्या होता है, डुअल नेचर होता है। वो जनरली तो पार्टिकल की तरह ही काम करती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फिनोमेना में एक मटेरियल या एक पार्टिकल किसकी तरह काम कर सकता है, एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहला तो आप इसका ध्यान रखें कि इट एक्सप्लेन्स डुअल नेचर ऑफ मैटर, या फिर आप सिंपल शब्दों में पार्टिकल बोल लो। इसने कहा कि किसी भी एक मूविंग विद अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मतलब जैसे आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो इतना छोटा, तो देखो इसने कहा कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसी स्पीड से, v स्पीड से, ठीक है, एक छोटा पार्टिकल का मास है m और v स्पीड से मूव कर रहा है, तो देखो एक पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका मोमेंटम p और एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका वेव। उसने कहा कि अगर एक पार्टिकल तेज स्पीड से मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। क्या होगी? इसको हम इसकी एसोसिएटेड वेव बोलते हैं। और इस एसोसिएटेड वेव की जो वेवलेंथ है वो उस पार्टिकल के मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है h और लैम्डा इक्वल टू बनता है h अपॉन p, या फिर लैम्डा इक्वल टू क्या बनता है, h अपॉन mv। तो हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, उसी को हम उसकी डिब्रॉय वेवलेंथ बोलते हैं। जो लोग नहीं जानते मैं उनकी आंखें खोल दूं अच्छे से। E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है। बताओ दोनों में क्या फर्क है? वो पार्टिकल ये वो वेव किसके वेव नेचर को? एनर्जी के ट्रांसमिशन। ये लाइट का जो एक फोटोन आता है या जाता है उसकी वेवलेंथ को। नहीं, आगे जाके ना कुछ लोग इनको बराबर कर देते हैं, कुछ नहीं दिखता ना तो ये करते हैं एच सी बाय लेमडा, हाँ, और माइनस में भी आ जाते हैं।
ठीक है। सो ये जो वेवलेंथ है, तो जब फोटोन आया, ये निकला, उसकी वेवलेंथ है। ये एक मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ है, जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ, दोनों का आपस में कोई लेना देना। चलिए, तो ये डिब्रॉय वेवलेंथ है जो आप एक मूविंग पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। डिब्रॉय कंसेप्ट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड। जैसे आप बोलो एक हाथी भाग रहा है, आप उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लो, होती तो है लेकिन इनसिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। एक हाथी का मास कितना होगा, मान लो 1000 किलो, 10-20,000 किलो। -34 मास हो गया उसका 1000 किलो, यानी 10⁻3 kg, और उसकी स्पीड है मान लो 5 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में और बदल लेना, तो जो वैल्यू आएगी वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो उससे साथ वेव तो एसोसिएटेड होती है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट। खैर चलिए, इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो ये आप फिजिक्स में बहुत अच्छे सीख चुके होंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। इसको m से मल्टीप्लाई भी कर दो और m से डिवाइड भी कर दो, ये वाला टर्म बन गया p²। सो दिस इज p²/2m। यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो तो कितना बन जाएगा, √2m/ke। इस वैल्यू को यहाँ रख दो तो लैम्डा का आपको एक और फॉर्मूला मिल गया, इधर h/p या फिर h/√2m। तो अगर आपको मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता है तो आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट या कंपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद कई बार आपके पास ये फॉर्म काम में आती है कि इफ अ पार्टिकल is accelerated from rest, rather charged particle, by applying voltage V, then अब देखो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से एक्सेलरेट करना है तो वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो जो वोल्टेज आपने लगाया वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा, Q into V। And according to work energy theorem, change in kinetic energy will be equal to work done by applied potential। तो जो भी उस चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो उसके चार्ज Q into V के इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ रख दो तो बताओ लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h/√2qVm। और अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, 150/, तो लैम्डा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √150/v एंगस्ट्रॉम, जिससे आप 12.25/√v एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो। तो फिजिक्स के ही फॉर्मूले हैं, सेम है, दोनों जगह काम में आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, एक्सेलरेटेड बाय सेम वोल्टेज v, बताओ इनकी वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा। जिसका मास ज्यादा है उसका कम होगा, जिसका मास ज्यादा है उसका कम होगा। सबका सेम होगा नहीं। देखो बहुत आसान है, ये जो फॉर्मूला है इसमें चार्ज और मास दोनों आ रहे हैं, वोल्टेज तो सेम है। तो अगर वोल्टेज सेम है तो Q और M, इससे आप देखो तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √QM। तो जिसके लिए Q into M का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम। जिसके लिए Q और M का मल्टीप्लिकेशन कम, उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E, इसका मास कितना होता है, सबसे कम 9.1 into 10⁻31। अल्फा होता है 2He4, He2+ आयन, तो इस पे चार्ज कितना होता है 2E, और इसका मास देखो, मास ऐसे कर लेते हैं, प्रोटॉन का मास या इलेक्ट्रॉन का मास मान लो Me है, इसका चार्ज E है। ये आप सभी जानते हैं, प्रोटॉन का मास इज ऑलमोस्ट 1800 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो मास ऑफ अल्फा है दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन, प्रोटॉन इज हाइड्रोजन H+, हाइड्रोजन का मास 1, हीलियम का कितना होता है 4। तो देखो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है और अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी क्या है, इनमें सबसे ज्यादा है। इसके लिए Q into M की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम होगी। फिर अगला नंबर किसका आएगा, प्रोटॉन,
और सबसे ज्यादा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। कर सकते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे डी ब्रोगली कंसेप्ट के ऊपर यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो। फिर देखो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके काम की चीज है, फिजिक्स में शायद आपने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो मुझे नहीं पता, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड association of de Broglie concept with Bohr's model। ठीक, तो डी ब्रोगली कंसेप्ट को अगर हम बोर से सोच करें तो देखो बोर ने हमको एक चीज सिखाई थी कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके लिए mvr इज इक्वल्स टू क्या होता है? nh/2π। तो मैं 2π को इधर ले जा रहा हूं, mv को इधर ला रहा हूं, तो ये बन जाएगा 2πr इज इक्वल्स टू n इंटू h/mv। ध्यान से देखो h/mv किसके इक्वल होता है? लैम्डा। यानी इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो तो बताओ वो किसकी इक्वल होगी? 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा। या फिर आप n की जगह क्या लिख सकते हो? 2πr अपॉन लैम्डा। n आपको नंबर ऑफ शेल भी देगा और यही नंबर ऑफ वेव्स के बराबर भी होगा। ध्यान रखना, नंबर ऑफ वेव्स वेव नंबर नहीं होता है। वेव नंबर इज 1 अपॉन लैम्डा, ये नंबर ऑफ वेव्स है। तो यहां से डी ब्रोगली ने बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला कि बोहर ने क्या कहा था कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो ये सेकंड शेल है या मान लो ये थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस चारों तरफ। तो बोहर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर डोमिनेट करता है। क्या डोमिनेट करता है? तो उसने बोला ये तो था अकॉर्डिंग टू बोहर। अब अगर हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या उसकी थ्योरी से बात करें तो उसने कहा कि थर्ड शेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स फॉर्म कर रहा होगा? 3 वेव्स फॉर्म कर रहा होगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर डोमिनेट करता है? वेव नेचर। और जो नंबर ऑफ शेल होता है वो उतनी ही वेव कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अगर फोर्थ शेल होता तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी होती है? 4। मान लो फिफ्थ शेल है तो फिफ्थ शेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 1 2 3 4 5। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद अब जो न्यूक्लियस के तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो पार्टिकल नहीं है, वो क्या है? वेव है। अगर आप उसको डिफाइन करना है, कुछ भी उसके लिए कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन करना होगा, जिसे हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं। जैसे y = sin x, ठीक? तो y = sin x एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका आप ग्राफ बनाते हो तो इस तरह साइनसॉइडल कर्व बनता है ना, वेव्स बनती है इसी तरह की, ठीक है? तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर डोमिनेट करता है? वेव नेचर। दैट इज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस डोमिनेट्स। ठीक है? तो देखो इस पे भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ये लिख लिया ना, ये ऊपर वाला लिख लिया, उड़ा दो ना। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ corresponding to second Balmer transition in hydrogen atom in terms of Bohr radius A0। हो गया? चलिए देखें फिर। ये बहुत आसान है, बस चीजें क्लिक करने लगे जाते हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर सकते हो।
सेकंड बार्मर ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 आ रहे हो कौन से एटम में, हाइड्रोजन एटम में। बोर रेडियस आप सभी जानते हो A0 जो कि 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी फर्स्ट शेल की रेडियस। आप समझो अगर आपको हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की रेडियस पता है A0, तो सेकंड शेल की रेडियस कितनी होगी 4A0, और फोर्थ शेल की कितनी होगी 16A0, क्योंकि R किसके प्रोपोर्शनल होता है n²/z। बोलो ये बात समझ में आती है, इसमें डाउट है किसी को भी नहीं। चलिए अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तो यहां पर आप लगाओ 2πr इक्वल टू n लैम्डा, ध्यान से देखना। तो 2πr4, फोर्थ शेल की रेडियस कितनी है 16A0 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा 4, सही है। तो यहां इसका लैम्डा 4 के लिए निकाल लो आप, कितनी हो गई 4 4 8πA0। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो 2π इंटू r की वैल्यू कितनी हो गई 4A0, दिस शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा 2। यहां से लैम्डा 2 के लिए निकाल लो, आ गई 4πA0। बताओ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा 4 माइनस लैम्डा 2 दैट इज 4πA0। ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली का बोर्ड से एसोसिएशन 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा। आपसे डायरेक्टली नंबर ऑफ वेव्स पूछ सकता है, आपसे चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ भी पूछा जा सकता है। ये एडवांस में पूछा गया था बहुत टाइम, 2-3 साल 4-5 साल पहले, शायद 2-3 भी नहीं। तो मेंस में नहीं पूछा गया है, पूछ सकता है, इसलिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जब ट्रांजिशन करता है किसी एक शेल से दूसरे शेल में, तो उसकी एनर्जी वेवलेंथ तो बदलती है, पर उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ भी क्या होती है, चेंज। उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, सही है। तो डी ब्रोगली ने हमें या डी ब्रॉय ने हमें क्या सिखाया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका कौन सा नेचर डोमिनेट करता है, वेव। एक चीज और बता दूं, भरोसा नहीं है पूछ ले तो पूछ ले, इसका जो वेव नेचर है ना, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन was proved by Davison Germer एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको क्या किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। उसमें क्या करते हैं, एक स्लिट के थ्रू उसने पास की थी इलेक्ट्रॉन बीम, और इस इलेक्ट्रॉन बीम को पास करने पर आपको यहां पर फ्रिंजेस बनती हुई दिखाई दी थी। तो फ्रिंजेस तब बनती हैं जब यहां से कौन आ रहा हो, एक वेव। तो अगर फ्रिंजेस बन रही है दैट प्रूव्स लाइक वेव। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम थी वो यहां पर किसकी तरह काम कर रही थी, एक वेव की तरह काम कर रही थी। तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस नहीं था, ये प्रॉपर प्रूवन चीज थी। उसने कहा, ये इन्होंने प्रूव किया और कहा कि डी ब्रोगली जो कह रहा है बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, एक्चुअली वो क्या घूम रही है, एक वेव घूम रही है। फिर आया श्रोडिंगर, उसने एक और चीज सिखाई, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। आज अपन यहीं तक कंप्लीट करते हैं।